Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to our YouTube channel Desert Rose Psychics. आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। 1958 में ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी लॉस एंजलिस सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, जिसके 3 फाउंडर थे, एडविन शिनमैन एंड नॉर्मन फर्बरो एंड रॉबर्ट लिटमैन। जबकि उसी साल उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेडिकल एग्जामिनर थे डॉक्टर थियोडर गर्फी, उन्होंने उस साल कुछ केसेस देखे थे इक्विवोकल डेथ्स के, यानी कि ऐसी अमवात जो कि जिनकी खास वजह एक स्पेसिफिक रीजन जिनकी मालूम ना होती हो, जो कि मशकूक जिसे कहते हैं ना, वो डेथ्स उन्होंने इस तरह के केसेस उन्होंने उसी साल देखे। और जो यानी कि ये वो एग्जामिनर थे जिनका ताल्लुक इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ था। सो उन्होंने इन केसेस को सॉल्व करने के लिए इसी ऑर्गेनाइजेशन में दिया। और और एडविन शिनमैन ने इन केसेस के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी उस साल। यानी कि इसका जो सारा बैकअप है हमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का, वो हमें यूएसए से मिलता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जिसमें इक्विवोकल डेथ्स हों, यानी कि फॉर स्पेशली इसमें सुसाइड केसेस आते हैं। और इक्विवोकल डेथ्स आर द डेथ्स इन विच मैनर ऑफ डेथ इज अनडिटरमिन्ड, अननोन एंड एम्बिगुअस इन नेचर, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज समथिंग बिहाइंड इट। लाइक इस तरह की सिचुएशन होती है कि आपको डेथ का मैनर, डेथ की जो रीज़न है वो एक्चुअली भी समझ ना आए। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की हम 2 टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसे 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया। एक ये कि वो केसेस, उन केसेस पर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी लगाई जाती है जहाँ जो कि सुसाइड केसेस ऑन डेथ, यानी कि इसमें इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग साइकोलॉजी ऑफ विक्टिम प्रियर टू डेथ इन केस ऑफ सुसाइड, जो कि सुसाइड केस लग रहा है। सेकेंड, एक दूसरी टाइप है इक्विवोकल डेथ, ठीक है। इसमें आ जाता है इज अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ एंड मैनर ऑफ डेथ, जिसमें स्पेसिफिक ना हो रहा हो डेथ का मैनर, उसकी कॉज, उसका जो सारा सिनेरियो है वो क्लियर ना हो, वो इक्विवोकल डेथ में आ जाता है और उन पर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी लगाई जाती है। अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी में, जबकि इसमें आ जाता है कि मुख्तलिफ सुसाइडल केसेस जो होते हैं उनकी फैमिलीज वो मतलब कि वो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें लगता है, फैमिली को लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, हमारे यानी कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो सुसाइड कमिट नहीं कर सकता, और अगर वो इस चीज़ के बारे में श्योर हैं कि ये मर्डर केस ही है, तो इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी लगाई जाती है उस सिचुएशन में। मतलब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से इसके सारे प्रोसीजर्स के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये जो डेथ है ये सुसाइडल थी, यानी कि इंटेंशनल थी, या फिर एक्सीडेंटल थी, या फिर होमिसाइडल थी, यानी कि ये मर्डर था। इसमें आ जाता है कि सर्टेन एरियाज विच कैन बी नोन टू बी रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ विक्टिम, यानी कि किस किस तरह से सिचुएशन को आगे, सिनेरियो को आगे लेकर चला जाता है, जहाँ पे हमें केस को हैंडल करना हो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें आ जाता है कि कॉज सबसे पहले निकालने की कोशिश की जाती है। इट डिटर्मिन्स वेदर द पर्सन डाइज फ्रॉम सुसाइड, vehicular accident, hemorrhage in the brain, और the actual reason which can be caused the person to die, यानी कि सबसे पहले कॉज ढूंढना। ऑब्वियसली जो मेन बेस है, जो कि पर्सन ने सुसाइड कमिट की थी, या फिर ये एक्सीडेंट था, या फिर ये मतलब किसी न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से ये डेथ कॉज हुई है। इस तरह यानी कि ये सबसे पहला काम तो होता है कि आपने कॉज डिटरमिन करनी है। नेक्स्ट ये कि मोड क्या था डेथ का, यानी कि डिटरमिन्स वेदर द पर्सन डाइड ड्यू टू एक्सीडेंट, नेचुरल और सुसाइडल और होमिसाइडल, यानी कि अगर वो एक्सीडेंट था तो वो इसकी पिक्चर क्या शो करती है कि ये यानी कि एक आम पर्सन की नज़र से तो नहीं देखा जाता। ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो इसको चेक करते हैं कि नेचर क्या है एक्सीडेंट की, वो एक्सीडेंट जो है वो किस तरह की पिक्चर की तरफ लीड कर रहा है, वो नेचुरल है, सुसाइडल है, या फिर सारा जो सिनेरियो था वो पिक्चर बनाई गई है खुद इसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए।
अब इसमें नेक्स्ट देखा जाता है कि मोटिव, मतलब कि अगर पिक्चर ये शो कर रही है कि वो जो मतलब जो भी नेचर है केसी वो सुसाइडल है, तो उसमें आगे 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 कैसे बढ़ा जाए इन्वेस्टिगेशन में। वो यूँ होता है ना कि मतलब इसमें आ जाता है कि पर्सन, व्हाई द पर्सन कमिटेड सुसाइड बट नॉट एनी अदर मोड, यानी कि पर्सन को सुसाइड ही हल क्यों लगा अपने इस प्रॉब्लम का, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है कि यानी कि एक्सट्रीम क्या थी। फिर था यहाँ पे व्हाट मेक्स द पर्सन कमिट दैट एक्ट, यानी कि पीछे वजह क्या बनी उसे ऐसे सुसाइड कमिट करने की। फिर उसके बाद आ जाता है कि व्हाई द पर्सन चूजेस द सेम डे एज ऑन समवन्स बर्थडे एनिवर्सरी डेट वगैरह वगैरह। यानी कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर कोई ऐसे यूनिक बात पता चल रही है, तो यानी कि जैसे कि पर्सन ने अगर सुसाइड कमिट की भी है, तो वो किसी स्पेशल डे पर ही क्यों कमिट की, ठीक है। इस तरह से करके क्वेश्चन जब अराइज होते हैं तो फिर केस में आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट है लिथैलिटी, यानी कि अब ये जो जो भी सिनेरियो दिखाया जा रहा है इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि अगर पर्सन ने सुसाइड कमिट, लेट्स सपोज सुसाइड कमिट की है अगर, तो इसके पीछे यानी कि इसकी सुसाइड कमिट करने से किसको नुकसान पहुंचा होगा, कि मतलब उसका रिस्क फैक्टर निकालना कि वो रिस्क फैक्टर क्या थे, वो ज़्यादा थे, कम, दरमियान में थे, या किसी को खास नुकसान नहीं पहुंचा, या फिर उसने सिर्फ खुद अपनी ही ज़ात को इस तरह तकलीफ देकर ख़त्म किया, इससे किसी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा, ठीक है। यानी कि इससे इंटेंशन का पता चलता है कि सुसाइड कमिट करने के पीछे इंटेंशन क्या थी। नेक्स्ट आता था सेम एज इनसेन, यानी कि इंश्योरेंस रिलेटेड केसेस। फॉर एग्जांपल अगर ये पता चल गया है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से कि पर्सन ने सुसाइड ही कमिट की थी, तो इसमें ये आ जाता है कि आप इंश्योरेंस को क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी फैमिली जो है वो इंश्योरेंस की वो हकदार नहीं होगी। बट अगर पर्सन किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है, यानी कि एक्सीडेंट कंसीडर होता है जो सारा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के बाद, तो फिर इंश्योरेंस को क्लेम किया जा सकता है फैमिली की तरफ से। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का जनरली, इसे दो कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, यानी कि पहला आ जाता है इसमें कि इंटरव्यूज के थ्रू जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और नेक्स्ट ये कि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कलेक्शन, उसके थ्रू चेक किया जाता है कि पर्सन की जो हिस्ट्री है उसकी और उसकी प्रेजेंट स्टेट वो क्या था, वो इसके बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से कलेक्ट की जाती है। अब हम इसमें इंटरव्यूज देख लेते हैं कि किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये कि फेस टू फेस इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें आ जाता है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज जो है वो उसका मोटिव यही होता है कि हमें यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। सो उसके लिए वो फेस प्रॉपर कंसेंट के बाद वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, जो भी उनके सोशल सर्कल में आते हैं पर्सन्स, उनके साथ या जो उनके ज़्यादा करीब हैं खास तौर पर उनसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं। उनके इसमें कॉन्सेंट को खास तौर पर इसका ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ पर्सनल इंटरव्यूज, यानी कि पर्सन जो विक्टिम है अगर उसे किसी तरह की कोई मेंटल इलनेस थी, तो इस मेंटल इलनेस के होने की वजह से उस सारे इसके केस में जो जो भी इन्वॉल्व थे, तो वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, या फिर वो केयर टेकर्स जो उसके फैमिली मेम्बर्स में से भी थे अगर, तो उन्हें इस मेंटल इलनेस के के बारे में जानने के लिए उनको इंटरव्यू किया जाएगा, और इसमें भी उनके प्रॉपर कॉन्सेंट का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है द लास्ट कॉन्टेक्ट पर्सोना, ठीक है। इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कि द पर्सन हु वाज लास्ट इन कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम prior to his or her death, even the forensic personals are interviewed, यानी कि पर्सन जो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो विक्टिम था, चाहे मतलब अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो सुसाइड केस था या फिर वो मर्डर केस था, बट जो भी विक्टिम है उसके
कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसके फ़ोन में जो भी लास्ट कॉन्टैक्ट है जिससे उसने राब्ता किया था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस पूरे प्रोसीजर में, कि क्योंकि उस पर्सन का उसकी डेथ होने में, या जब उसकी वो सुसाइड हो, वो या फिर वो मतलब एक्सीडेंट हो, वटएवर, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हर दफ़ा ये नहीं आता है रिकॉर्ड में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्सन बहुत मैटर करता है जिसके साथ विक्टिम ने लास्ट टाइम बात की थी। सो उसको जो है वो एक मतलब ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट उस पर्सन को भी रखा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी इस इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स से हुआ, जो कि रिलेटिव से और जो कि फ्रेंड से कंडक्ट किया गया, उस सारे प्रोसेस के अंदर अगर किसी पर्सन ने कोई ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है विक्टिम के बारे में या फिर उसकी डेथ से रिलेटेड, तो उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, यानी कि उससे एक तो खास तौर पे इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है, और उसे यानी कि उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसे दूसरे पर्सन के साथ भी इंटरव्यू कंडक्शन में कंफर्म किया जाता है कि उस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की कोई ऑथेंटिसिटी भी है या नहीं है। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कलेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट कलेक्शन में आ जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एविडेंस लिस्ट की जो भी वहाँ पे जो लोकेशन थी जहाँ पर ये विक्टिम की बॉडी मिली, वहाँ से जो एविडेंसेस मिले उनकी लिस्ट। ठीक है, क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, फिर उसके बाद विक्टिम्स हेल्थ रिलेटेड रिपोर्ट्स। ठीक है, अगर कोई इसकी हिस्ट्री में थी तो उसके बाद आ जाता है, यानी कि जिसका उसकी डेथ के साथ कोई अगर रिलेशन बन रहा है तो उसको खासतौर पर डॉक्यूमेंटेशन में उनको रिकॉर्ड में लिया जाता है। फिर इसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डायरीज खासतौर पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इनको भी डॉक्यूमेंटेशन में कलेक्ट किया जाता है। अब ये है कि साइकोलॉजिकल टॉक्सी को किसी भी केस में इम्प्लीमेंट करने से पहले इसमें कुछ एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं जिन्हें ऑन चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टिगेटर के लिए। इसमें आ जाता है कि इन द केस ऑफ साइकोलॉजिकल टॉक्सी, एथिकल कंसिडरेशन इज द मोस्ट वाइटल पार्ट। इस फैमिली के कंसर्न के बगैर आप जो है वो केस में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते, वो स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप फैमिली मेम्बर से जो कि विक्टिम की फैमिली मेम्बर्स है क्लोज, आप उनका कंसेंट नहीं ले लेते। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जो मतलब कि फैमिली मेम्बर्स हैं वो विक्टिम की डेथ के फ़ौरन बाद कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, खासतौर पर सुसाइडल केसेस में। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं, अगर मतलब पाँच दफ़ा वो नहीं भी करवाना चाह रहे होते इन्वेस्टिगेशन, सो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाँच दफ़ा कुछ केसेस में वो 6 से 12 माह के बाद स्टार्ट की जाती है इन्वेस्टिगेशन, ताकि यानी कि क्योंकि कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी होता है, सो इतना टाइम कि कुछ केसेस में कॉन्सेंट लेने में या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने में लग जाता है। फिर ये कि आपको ये सारा प्रोसेस जो है ये आप स्टार्ट करते हैं जब आपके पास इन्वेस्टिगेटर्स के पास, उसकी पूरी टीम के पास जबकि फैमिली का कंसेंट आ जाता है, जब वो कम्युनिटी और गवर्नमेंट से कंसेंट ले लेते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसमें ये आ जाता है कि आप जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जिन भी पर्सन से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनकी मेंटल स्टेट का जो है वो मेंटली फिजिकली उनका गुड कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, इसको खास तौर पर कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि मतलब अगर क्योंकि कॉन्सेंट बहुत ज़रूरी है, तो इसमें ये कि अगर वो पर्सन मतलब वो इंटरव्यू जो है वो अगर मिडल में भी इंटरव्यू छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कि ये सब मतलब जो प्रोसीडिंग्स हैं ये प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं ये उनके थ्रू कंडक्ट की जाती हैं। एंड सो जहाँ पर एथिक्स की बात हमने की, उसके बाद ये कि पीए की कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। मतलब कि इसमें ये कहा जाता है कि पीए जो है साइकोलॉजिकल टॉक्सी, उससे यूनिवर्सली डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी केस की डिफाइन रीज़न बताना कि
डेथ क्यों हुई, ये कुछ केसेस में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये मुश्किल हो जाता है। इसमें एक और वेरिएशन ये आ जाती है कि जो कि मतलब जो इंटरव्यू है वो विक्टिम की डेथ के बाद कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी दे देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में या तो उसको ख़राब कर देते हैं या फिर वो बेकार रहती हैं। उसके बाद आ जाता है कि वो अपने स्टेटमेंट्स को अपने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो बदल भी सकते हैं, यानी कि झूठ बोल सकते हैं। वो जैसे कि जो बात या बातें छुपा लेंगे या फिर बात को तरह से बता देंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि ये सुसाइडल केसेस में की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये इंटरव्यू के प्रोसेस में, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में फेस करने पड़ते हैं। ये इतना सीधा सीधा तरीके से ही काम नहीं हो जाता कि यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस खत्म हो, यानी कि यहाँ पे ये लिमिटेशन इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। फिर ये कि some may provide here and say statements which have no validity in the court of law, ठीक है। क्योंकि यानी कि अपने अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, जैसे कि हमने लास्ट में बात की कि अगर वो बात बताना नहीं चाह रहे या छुपाना चाह रहे हैं या फिर अगर झूठ बोलना चाह रहे हैं, तो अगर आप यानी कि छोड़ना चाहे वो इंटरव्यू बीच में से, तो उनको रोका नहीं जा सकता। सो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि वो इस सब में आप इन सारी चीज़ों की वजह से वो ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स जो कि आप कोर्ट में पेश ही नहीं कर सकते या फिर जिनकी कोई वैलिडिटी ही ना हो, तो ये या फिर कोई इमोशनल स्टेटमेंट्स, सो ये सब रिकॉर्ड में जो है ये फ़ायदा नहीं देती। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोसीजर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। इट मे बी द केस दैट द इंटरव्यू इज़ नॉट कंफर्टेबल टू गिव द रिस्पॉन्स टू द इंटरव्यूअर, ठीक है। अगर यानी कि वो कंफर्टेबल ही नहीं था इन केस, तो वो आपको जो है वो इन्वेस्टिगेटर को या साइकोलॉजिस्ट को वो क्या रिस्पॉन्स देगा और वो क्या रिकॉर्ड करवाएगा। सो ये सब लिमिटेशंस जो है ये भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के साथ साथ ही हैं, और इनके साथ ये चैलेंजिंग हो जाती हैं कई दफ़ा इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसीडिंग्स में। सो इनको भी इनको बेयर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। एंड इट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, बट आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।